हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज हम पढ़ेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में। बच्चों, किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ से हम बहुत कम जगह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत कम स्पेस में हमको अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके इजीली समझा सकते हैं किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को। तो वही कुछ हम करने वाले हैं। मतलब आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। अब हम आज के बाद ये बता सकते हैं कि हम यहाँ अगर घर से अपने स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल में कुछ टाइम वहाँ बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, तो अगर इस पूरे अरेंजमेंट को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि अभी तक आपने नहीं ड्रॉ किया है, आज आप सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट को हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे एस से लिख देते हैं, ठीक है, और टाइम को लिख देते हैं बच्चों टी से, ठीक है। तो देखिए, अगर टाइम ये है, इसको लिखेंगे टाइम, इधर क्या है एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट का कर्व कभी ऐसा बन जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप एक ऑब्जर्वर हैं और आप ही सपोज कीजिए कि ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बैठे हैं और कोई यहाँ पे छोटी सी बच्चों के खेलने वाली गाड़ी रखी हुई है, छोटी सी कार्ट रखी हुई है, आप हैं और ये क्या है टॉय। और बच्चों, ये टॉय ऐसे रेस्ट में बना रहे हैं, आप यहाँ खड़े, ये भी रेस्ट में बना रहे हैं। अब आपने देख लिया टाइम, सपोज कीजिए कि आपने 12 बजे से देखना उसको शुरू किया। अब 12:01 होगा, 2 मिनट होगा, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गए, और टाइम लगातार बढ़ता रहा। लेकिन इस टॉय की आपसे कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। इसका मतलब देखिए कि इधर हम जा रहे हैं, देखिए अगर ऊपर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उसका हमसे, नीचे की तरफ आएंगे तो उस टॉय का हमसे डिस्प्लेसमेंट घटेगा। लेकिन ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, मतलब उसका हमसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स, टॉय ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और टाइम तो लगातार बढ़ता रहेगा, टाइम तो नेचुरल है, वो तो बढ़ता रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉय तो उतनी ही डिस्टेंस पर है बट टाइम बढ़ रहा है। ये ऐसा ग्राफ है। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? इससे आपको इंफॉर्मेशन ये मिली है कि ये जो टॉय है ये क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर इसको टॉय को ऑब्जेक्ट कह दें तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। और जब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ हम खड़े होकर देख रहे हैं लगातार और वैसे ही पोजीशन बना हुआ, मतलब उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ये बात हो गई पहले ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ की। अब बच्चों, अगर दूसरा ग्राफ हम यहाँ पे बनाना चाहें, मान लीजिए कि दूसरा ग्राफ ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है, ये सेकंड ग्राफ हमने बना लिया। तो बच्चों, ये ग्राफ कब पॉसिबल है, सोचिए। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम, ठीक है। तो ये ग्राफ तब पॉसिबल है जब ये टॉय आपके पास हो। देखिए, जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया उस समय डिस्प्लेसमेंट भी 0 और टाइम भी 0, क्योंकि आपको पता है ना ओरिजिन पे
जैसे एक्स वाई एक्सिस में देखते थे एक्स और वाई जीरो होते थे, वैसे यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो ओरिजिन पे दोनों चीज़ें क्या है, जीरो है। मतलब जब हमने टाइम का ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो टॉय कार हमारे पास थी और हमारा उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। अब जैसे जैसे हमने सपोज कि उसको स्टार्ट करके रखा है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम बढ़ेगा। मान लीजिए आपने 12 o'clock पे ही रखा, तो 12 o'clock हुआ, फिर 12 o'clock 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, लगातार टाइम बढ़ेगा। वैसे वैसे चूंकि ये स्टार्ट करके आपने छोड़ी है तो ये टॉय कार भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो 12:1 पे ये यहाँ पहुँचेगी कुछ आगे, 12:2 पे यहाँ पहुँचेगी, फिर 12:3 पे और आगे पहुँचेगी। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर ये 12 था तो ये 12:1 था, 12:2 था, ये 12:3 था, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी टॉय कार की हमसे डिस्टेंस क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन गई। देखिए कि जैसे जैसे टाइम इधर जाने पर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो देखिए टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। ये ग्राफ बच्चों कब बनेगा, ये ग्राफ तब बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो बच्चों, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। अब वेलोसिटी कैसे निकल सकती है यहां से, तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो आपको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, अगर ये dt टाइम इंटरवल यहाँ छोटा सा सिलेक्ट कर लें, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम इंटरवल कितना है मान लीजिए dt, और इस टाइम इंटरवल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हो गया, ये इस टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ds, ये इतना टाइम इंटरवल। ठीक है, इतने टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये वाला हुआ है, ये कितना हुआ है देखिए ds हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी बराबर कैसे निकाल सकते हैं, ds अपॉन dt। अब चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप देखिए तो tan थीटा जो यहाँ पे थीटा बनेगा, यहाँ पे भी वो थीटा बन जाएगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पे देखें तो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये बन जाएगा tan थीटा, ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो इस समय जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, tan थीटा के बराबर होगी। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमने आपको समझाया था कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या आती हैं, सेम आती हैं। इसलिए वेलोसिटी कहीं भी निकालना हो तो tan थीटा से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरा ग्राफ अगर यहां पे हम बनाते हैं ऐसा, इसका क्या मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट t बराबर 0 पे यहां पे पहले से ही कुछ डिस्प्लेसमेंट पर था, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट अपने आप था। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉय कार उस सिचुएशन में यहां नहीं रखी होगी। अब ये टॉय कार बच्चों कहीं आगे यहां पे रखी हुई, सपोज करो यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये टॉय कार यहां पे रखी हुई है, तो t बराबर 0 यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ 12 o'clock पे तो वो कार यहां पे है। अब 12:1 पे वो यहां पहुंच जाएगी, फिर 12:2 पे और आगे, इस तरीके से होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कार में ऑलरेडी था, फिर टाइम के साथ साथ वो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो इस ग्राफ से ये रिप्रेजेंट होता है कि अभी भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है।
जब तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तब तक पूरे मोशन में वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बताता है? ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म बट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट starts from some displacement from observer। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो ऑब्जर्वर से कुछ डिस्टेंस से उसका मोशन स्टार्ट हुआ होगा। बच्चों अब इसके बाद अगर हम मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, चौथा ग्राफ बनाते हैं अपना, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना देते हैं यहां पे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम और ये ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब अभी भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कैसे निकलेगी? tan थीटा से निकल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ग्राफ बच्चों रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि टॉय आपके पास था। इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? ये टॉय जो है वो क्या होगा? आपके पास है। ठीक है, और मान लीजिए कि मोशन आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं इस टॉय का, और यहां पे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये तो ठीक है। देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। अब टाइम बीतता जा रहा है, आपने मान लीजिए कि ग्राफ बनाना शुरू कर दिया, आपने देखा 12 o'clock पे 12:01 मिनट, मतलब 12 o'clock, मतलब 1 मिनट बीत गया। 1 मिनट के बाद आप 1 मिनट आप मतलब 12 o'clock पे वो यहाँ पे था, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 था। 1 मिनट बाद आपने देखा अभी भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। 2 मिनट बाद देखा अभी भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब 2 मिनट बाद आपको याद है, अरे रिमोट से हमने उसको ऑन तो किया ही नहीं टॉय को। अब आपने टॉय को ऑन कर दिया यहाँ से, जैसे ही स्टार्ट किया टॉय आगे बढ़ने लगेगा। तो 12 से 12:02 तक तो वो यहीं रहा रेस्ट में। इसके बाद 12:03, फिर 12 o'clock 04 मिनट, फिर ऐसे डाट 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 पे ये आगे बढ़ने लगा। कहने का सेंस है कि पहले तो वो क्या था? पहले तो वो रेस्ट में रहा थोड़ी देर तक। क्यों? क्योंकि आपने रिमोट से ऑन नहीं किया। उसके बाद जब ऑन कर दिया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे वो हमसे दूर जाता गया, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? लगातार इंक्रीज होती रही। तो ये चौथा ग्राफ बन जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब तो बच्चों इस चौथे वाले में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्वेशन बीइंग स्टार्ट। जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया उसके कुछ देर के बाद वो दूर की तरफ जाना शुरू होता है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा बच्चों। अब अगर कोई ग्राफ ऐसा बन जाता है, किस तरह से? देखिए अब अगर कोई ग्राफ ऐसा बन जाता है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, और कोई ग्राफ इस तरह से बन जाए, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बच्चों ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें और टॉय कार से ही इसको महसूस करें कि आप यहां बैठे, मान लीजिए ये टॉय कार यहां पे, वो टॉय कार जैसे जैसे आपके पास आएगी, देखो t बराबर 0 पे, मतलब जब आपने मोशन स्टार्ट किया 12 o'clock पे, मान लेते हैं ऐसा 12 पे ही सब मान रहे हैं, तो 12 o'clock पे ये कार यहाँ पे थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12:01, 12:02, फिर 12:03, और इस तरीके से टाइम बीतता गया और ये कार आपके पास आती गई।
तो इस तरह में क्या बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा उस टॉय कार की आपसे डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो आपके पास आता जाएगा। देखो पास आता जा रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे टॉय कार आपके पास आ रही है। इसका मतलब इस सिचुएशन में हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, तो इस सिचुएशन में हमको कंक्लूजन मिलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी भी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। और ये वेलोसिटी अब कैसे होगी बच्चों, यहां से ये वाला थीटा लेना था हमको, v = tan थीटा। तो अगर हम इधर वाला ये एंगल ले ले, मान लेते हैं फाई है, तो आपको पता है ना बच्चों फाई = क्या होगा, 180 - थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो अब वेलोसिटी हमको क्या मिलेगी इस सिचुएशन में, इसमें मिलेगी tan 180 - फाई। देखिए यहाँ से इधर ले आए तो थीटा भी तो लिख सकते हैं क्या, 180 - फाई, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो ये बनेगा v = -tan फाई। तो यहां से वेलोसिटी को -tan फाई भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी भी है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा, हमारे पास आ रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा। इसका मतलब बच्चों एक बात तो हमको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, ठीक है। और अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो इसका मतलब बॉडी हमसे दूर जा रही है। अगर वो देखिए ऐसे डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, टाइम के बढ़ने पर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होती जा रही है, उसकी पोजीशन डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ग्राफ है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, कैसा बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम और ये ग्राफ कैसा बने बच्चों, कुछ इस तरीके से, ऐसा। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट मूव्स, जैसे वो टॉय कार का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कैसी वेलोसिटी से चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बट वो वेलोसिटी कैसे होगी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग क्यों होगी वेलोसिटी सिचुएशन में, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds/dt, यानी कि tan थीटा, ठीक है। अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग निकलेगी। तो यहां निकालो कुछ और वेलोसिटी निकलेगी, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, बट वेलोसिटी किसके बराबर होगी, tan थीटा की। तो अगर यहां वेलोसिटी निकालोगे तो यहां का tan थीटा मतलब यहां टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसा, ये थीटा, ये θ1। अगर इस पॉइंट की तुम वेलोसिटी निकालोगे तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये θ2। अगर यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये एंगल हो जाएगा θ3, ठीक है। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि θ1 छोटा है किससे, θ2 से, ये छोटा है θ3 से, और ये छोटा होगा θ4 से। θ4 कहाँ से बनेगा, अगर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए ऐसा, तो ये θ4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan θ1 छोटा होगा tan θ2 से। क्यों, क्योंकि हमको पता है tan में एंगल के बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की इन्फिनिटी। तो 0 से 90 तक जब जाते हो तो एंगल के बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है, ऐसा हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ tan θ1, ये तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई v1, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये क्या हो जाएगी v2, ये क्या हो जाएगी v3, ये क्या हो जाएगी v4। इसका मतलब जब ऐसा ग्राफ बना हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, जबकि अगर हम कोई ऐसा ग्राफ यहां से बना ले बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम का, मान लीजिए ऐसा कर्व बन जाए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, कर्व ऐसा बन जाए तो क्या होगा। अब ये कर्व क्या बताएगा, ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी बच्चों, डिक्रीजिंग होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे है तो स्लोप क्या जाएगा, ज्यादा होगा θ1, यहां पे है तो स्लोप कम हो जाएगा। देखो ये एंगल कम हो गया θ2, और आगे जाओगे तो स्लोप और कम हो जाएगा θ3। तो यहां पे हम देख रहे हैं बच्चों कि θ3 सबसे छोटा है, θ2 से बड़ा और θ1 सबसे बड़ा, यानी कि यहां पे tan θ3 से बड़ा है, tan θ2 से बड़ा है tan θ1। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है थर्ड पॉइंट की वो कम है सेकेंड पॉइंट से, वो कम है फर्स्ट पॉइंट से। ये थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, डिक्रीज होती जा रही है। तो मुझे लगता है बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये ग्राफ किसका है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है। ये ग्राफ ऐसा था देखो बच्चों, और ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ कुछ ऐसा था। क्लियर हो गई मेरी बात, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे है कि नहीं है, ये चीज यहां से आप डिसाइड तब कर सकते हैं अगर ये दिया गया ग्राफ पैराबोलिक है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब बच्चों अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक ग्राफ ऐसा बनता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ एक ऐसा बनना है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, ठीक है, और ये ग्राफ कैसा बनना बच्चों, मान लीजिए ये ग्राफ बन रहा है आपके पास कुछ ऐसा। ये कब पॉसिबल है बताइए। तो बच्चों क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ में दिखाया गया है कि टाइम क्या हो गया, टाइम रेस्ट में हो गया, जबकि टाइम तो कभी रुक सकता ही नहीं। घड़ी के बंद करने से बच्चों टाइम नहीं रुकता, ध्यान रखना। तो इस ग्राफ में क्या है, टाइम तो क्या है, टाइम कांस्टेंट हो गया और ऐसा कभी हो सकता नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये ग्राफ कभी मत बनाइएगा, ये ग्राफ नहीं बन सकता। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम के सारे ग्राफ बन गए। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम्स ग्राफ से रिलेटेड। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट अपनी कॉपी पे, फिर हम बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ लिया है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हम अपना एक पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि A boy reached a railway station 4 kilometers away from his house, running with a uniform speed in 1 hour. He took rest for 0.5 hour at station and then came back to his house walking with a uniform speed of 1.5 hour. Represent the whole journey of the boy by the time displacement graph and determine his
एवरेज स्पीड। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बॉय है जो कि अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है, जबकि घर से रेलवे स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको जाने में, इस बच्चे को यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से गया है, लेकिन जो जाने में टाइम लगता है वो हमको दे दिया गया t1। कितना दे दिया गया बच्चों, ये दे दिया गया 1 आवर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे 0.5 सेकेंड तक, 0.5 आवर तक रेस्ट करता है, यानी कि 0.5 आवर तक वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो T2 क्या हो जाएगा, 0.5 आवर हो जाएगा। ये रेस्टिंग टाइम हो गया, वो रेस्ट कर रहा। इसमें क्या थी उसके पास, यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से 0.5, अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 1.5 आवर में वापस लौट जाता है। मतलब अभी भी यूनिफॉर्म स्पीड है और वो क्या हो गया, यहाँ से रिटर्न बैक हो गया, वापस आ गया। पहले वो दौड़ के पहुंचा रेलवे स्टेशन, आधा घंटा उसने रेस्ट किया, फिर वो वापस आ गया। हमको इस पूरे अरेंजमेंट को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ग्राफ बनाते समय आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे टाइम टोटल कितना लग रहा है, देखिए 1.5 यानी कि टोटल बात करें तो 3 आवर का टाइम लगा, और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना दिखाना आपको, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 4 किलोमीटर। तो इधर बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे और इधर क्या दिखाएंगे, टाइम। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो डिस्प्लेसमेंट किस में ले रहे हैं बच्चों, किलोमीटर में। ठीक है, और टाइम को किस में लेंगे, आवर्स में। ये कितना होगा देखो, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। अब देखिए उसने यूनिफॉर्म स्पीड से जब डिस्टेंस ट्रेवल की है, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है या वेलोसिटी हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो बच्चों पहले जाने में उसका टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अच्छा वो है पहले यहाँ पे देखो, टाइम जब शुरू हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। अब वो 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया, तो यानी कि देखो टाइम कितना लगा उसको, 1 आवर, और 1 आवर में वो पहुँच कितना डिस्प्लेसमेंट पे गया है, 4 पे। ये बन गया 1 आवर टाइम पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट पहुँच गया, 4। यानी कि ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म थी बच्चों। अब बच्चों इसके बाद क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि 0.5 आवर तक उसने फिर रेस्ट किया। अब 1 के बाद 0.5 आवर, मतलब समझ रहे हो 1.5, ये वाला पॉइंट। यहां तक इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट किया, इस बॉय ने यहाँ पे रेस्ट किया। तो वो ऐसे रेस्ट करेगा, रेस्ट का ग्राफ कैसा बनता था, अभी मैंने समझाया था कि जब रेस्ट कोई चीज़ होती है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये बन गया। ठीक है, रेस्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींचते हैं, ऊपर जाते डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता, नीचे आते डिस्प्लेसमेंट घट गया। रेस्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो ये बन गया। इसके बाद क्या हो रहा, उसके बाद वो 1.5 आवर में वापस आ जाता है। तो देखिए 1.5 आवर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा, वापस यहीं आ जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ से 1.5 आवर का मतलब कितना हो गया, 0.5, 0.5, 0.5, यानी कि टोटल ये हो गया। तो ये बच्चों पोजीशन हो गई उसकी फाइनल वाली। ठीक है, ये 1.5 आवर में यहाँ पे वापस आ गया। हमसे कहा जा रहा है कि इस बच्चे की एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पे बच्चे की एवरेज स्पीड
और एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कभी ये ना रह जाए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते थे, अगर मन में ऐसा आ जाए तो हम सोचते रह जाएंगे। सोचो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था भाई? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई सोचो, यहां से 4 और फिर 4 वापस, यानी कि 4 4 कितना हो गया 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई बच्चों 8 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम, तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है 3 आवर। तो यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 8/3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई देखो 8/3 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि 4 किलोमीटर गया था फिर 4 किलोमीटर वापस आया, मतलब टोटल डिस्टेंस हुई 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 8/3, यानी कि आ गया हमारे पास 8/3 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बच्चों बात आती है कि अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सोचो, वो जहां से चलना शुरू किया वहीं आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक हो गई। और हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट इनिशियल फाइनल सेम पोजीशन पे हो जाने का मतलब हुआ कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक देखो 3 आवर का, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों 0, जबकि एवरेज स्पीड आ जाएगी 8/3 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. Okay. तो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि एक ड्रंकर्ड है, ठीक है, कोई पी के बिल्कुल आया मस्त। अब वो क्या कर रहा है 5 स्टेप आगे चलता है 1 2 3 4 5 और फिर 3 पीछे 1 2 3, फिर वो 5 आगे चलता है 1 2 3 4 5, फिर वो 2 3 पीछे, ये ऐसा कर रहा वो, मतलब वो हर बार 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले ये सोचना चाहिए कि उस पर्सन की पोजीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो बच्चों पहले वो क्या करता है 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता, और सबसे बड़ी बात है कि 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब जब उसकी पोजीशन 0 से 5 तक चेंज होगी, ठीक है, यानी कि जब उसकी पोजीशन 0 होगी, पहले तो ऐसे समझो, तो टाइम 0 होगा। अब जब उसकी पोजीशन 5 होगी उस समय टाइम कितना होगा, क्या होगा 5 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में वो 1 स्टेप आगे चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 5 सेकेंड में 5 मीटर आगे पहुंच जाएगा। ये उसकी पोजीशन है। हमको ये देखना है कि इस ड्रंकर्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, और इसके साथ साथ हमको यहां पे ये बताना है कि ये इस तरीके से चलेगा कि 5 स्टेप फॉरवर्ड फिर 3 बैकवर्ड फिर 5 फॉरवर्ड फिर 3 बैकवर्ड, और कितनी देर में वो 13 मीटर की डिस्टेंस पर जो गड्ढा है, पिट है, उसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना चाहिए कि उसकी पोजीशन 13 मीटर पे कब पहुंचेगी, तभी तो वो गिरेगा। तो देखिए पहले तो वो 5 मीटर आगे गया होगा,
5 सेकेंड, ठीक है। अब वो 3 मीटर पीछे लौटेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ना 3 स्टेप बैकवर्ड। तो जब 3 पीछे लौटेगा तो 5 में 3 घटा दो तो कितनी उसकी पोजीशन हो जाएगी फाइनली? 2। भाई 5 आगे गया तो 5 मीटर पहुंच गया, फिर 3 पीछे आ गया, लेकिन टाइम तो 3 स्टेप चलने में 3 सेकेंड लगा होगा, और टाइम तो हमेशा इंक्रीज करेगा, तो टाइम कितना हो गया? 8 सेकेंड हो गया। अगला सोचिए, फिर अब वो 5 स्टेप बैकवर्ड होगा, अब फिर से वो 5 स्टेप, अब वो फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड होगा, फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो कितना हो जाएगा टाइम? पोजीशन क्या हो जाएगी? देखो 7 मीटर की हो जाएगी, 5 प्लस हो गया। फिर से क्या होगा कि 5 सेकेंड यहां भी लगेगा, तो यहां पे कितना टाइम लग गया बच्चों? 13 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब फिर से 3 स्टेप बैक आएगा यहां से, तो अब 7 - 3 यानी कि फिर से वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर उसकी पोजीशन आ गई, लेकिन 3 सेकेंड फिर से चला ना, तो 16 हो गया। अब सोचिए, फिर से वो 5 मीटर फॉरवर्ड होगा, 4 + 5 यानी कि कितना हो गया? 9। तो 9 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गया, लेकिन टाइम यहां कितना हो गया? सोचिए, 5 स्टेप और फॉरवर्ड चला, तो 16 में 5 सेकेंड और जुड़ गए, क्योंकि एक स्टेप 1 सेकेंड में चलता है, तो ये फिर से हो गया 21 सेकेंड। इसके बाद बेटा फिर से क्या हुआ कि फिर से वो वापस आएगा, तो अब 9 - 3 उसकी पोजीशन हो जाएगी 6 मीटर पे। इस समय जब 6 मीटर पे आ जाएगा तो उस कितना डिस्टेंस आगे चल चुका होगा? एक कितना टाइम लग चुका होगा? 24। क्यों? क्योंकि जब 3 स्टेप पीछे आएगा तब भी तो 3 सेकेंड आगे लगेगा, तो ये 24 आ गया, टाइम बढ़ गया 3 सेकेंड। फिर से क्या होगा बेटा? फिर से वो 5 स्टेप बैक फॉरवर्ड चलेगा, यानी कि 6 + 5 यानी कि 11 मीटर की पोजीशन पे पहुंचेगा, तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम उसको लगेगा 29 सेकेंड का। क्यों? क्योंकि यहां से 5 सेकेंड और लगा, टाइम हमेशा ऐड होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा इसके बाद? फिर से वो 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा, तो 11 में से 3 माइनस करोगे, यानी कि फिर से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 8 मीटर की। लेकिन जब पीछे आएगा तब भी तो टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ेगा, फिर से 3 सेकेंड लगे उसको पीछे आने में। फिर से अब इस बंदे को क्या हो रहा है कि फिर से 5 स्टेप आगे जाएगा, तो 8 पर आ गया, अब उसमें 5 आगे जाएगा, यानी कि 13 मीटर। इसका मतलब इस डंकर्ड ने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, गड्ढे में गिर गया, ठीक है। तो आफ्टर 37 सेकेंड उसकी पोजीशन 13 पे होगी, इसका मतलब 37 सेकेंड के बाद वो डंकर्ड उस गड्ढे में गिर जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं ये सोचते हैं। तो पहले वो 0 पर था, फिर 5 स्टेप बैक फॉरवर्ड चला, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड चला, तो पीछे आ गया, लेकिन टाइम देखिए हर बार हर स्टेप का 1 सेकेंड टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर वहां से फिर से वो 5 सेकेंड फॉरवर्ड चला, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, और वो लास्ट में उस पिट में गिर गया। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वो 13 मीटर दूरी पे जो पिट है, जो गड्ढा है, उसमें 37 सेकेंड के बाद वो डंकर्ड उसमें गिर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है, तो बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं इसका। तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट बना रहे हैं, ये बन गया। तो देखिए बच्चों कि सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 0 पोजीशन है, 0 डिस्प्लेसमेंट पर है बॉडी, वो डंकर्ड एट 0 सेकेंड।
इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 वाला पॉइंट हमें मिल गया, तो देखिए ये पॉइंट मिल गया, ये वहां पे है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 5 सेकंड पे वो ड्रंकर्ड 5 मीटर डिस्टेंस पर होगा। तो देखिए ये टाइम है, टाइम कितना 5 सेकंड, पोजीशन उसकी कितनी चली गई उस समय, तो देखिए ये 5 मीटर पे ये पोजीशन आ गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं 8 सेकंड पे, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, 8 सेकंड पे वो 2 मीटर पे आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये 8 सेकंड और पोजीशन कहां पे आ गया, देखिए 2 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, वो 13 सेकंड पे 7 मीटर पे आ गया। तो बेटा देखो 13 सेकंड ये कहां पे आ गया, वो 7 मीटर पे, तो ये 7 मीटर ये मिल गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो 16 सेकंड पे 4 मीटर पे आ गया। तो 16 सेकंड पे कहां पे आ गया, देखिए 4 मीटर पे ये आ गया। फिर कहा जा रहा है कि वो 21 सेकंड पे 9 मीटर, तो देखिए 21 सेकंड ये आ गया। कहां पहुंच गया वो 9 मीटर, तो 9 मीटर कहां है, ये देखिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 24 सेकंड पे वो 6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पर होगा। तो 20 कितना है बच्चों, 24 यानी कि ये, और डिस्प्लेसमेंट उस समय कितना होगा, देखिए 6 मीटर का, तो ये पॉइंट ऐसे आएगा। अगला कहा जा रहा है 29 मीटर पे 11 मीटर, 29 सेकंड पे 11 मीटर, तो 29 सेकंड टाइम देखिए इधर एक्स एक्सिस, ठीक है। कहां पे पहुंचा 29 पे 11 मीटर, तो 11 मीटर इधर यहां पहुंच गया। अब फिर क्या हुआ, वो 32 सेकंड पे 8 मीटर, तो 32 सेकंड ये 8 मीटर यानी कि ये पोजीशन मिल गई। फिर क्या हुआ बच्चों, वो 37 सेकंड पे 13 मीटर अपनी मंजिल पे पहुंच गया, गड्ढे में गिर गया। ये 37 सेकंड पे कितना पहुंच जाएगा, वो 13 मीटर दूर। ये ग्राफ बनेगा। इन पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। इसका मतलब ड्रंकर्ड का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया किसके लिए, ड्रंकर्ड के लिए, ठीक है। जब वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, और आफ्टर 37 सेकेंड वो उस लिटिल पिट में गिर जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। थैंक यू।